हेलो बच्चों, रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने YouTube चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री में आपका एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अपना जो सॉलिड स्टेट चल रहा था उसका पहला लेक्चर में कंप्लीट करवा चुका हूं। आज अपन सॉलिड स्टेट के सेकंड लेक्चर की बात करेंगे। जो पहला लेक्चर था उसमें अपन ने बात करी थी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ठोस अवस्था के जो अभिलाक्षणिक गुणधर्म थे उनके बारे में अपन ने डिस्कशन करा था, चर्चा करी थी। फिर अपन ने ठोस पदार्थों को दो भागों में बांटा था, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमोर्फस सॉलिड, या उनको अपन बोल रहे थे अतिस्थित द्रव भी बोल रहे थे, एमोर्फस ठोस भी अपन उनको कह रहे थे। दोनों के गुणधर्म के बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया था। आज अपन बात करेंगे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनको मुख्य रूप से चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। किसको? क्रिस्टलाइन सॉलिड को। क्रिस्टलाइन सॉलिड को जो क्रिस्टलीय ठोस थे, क्रिस्टलीय ठोसों को कितने भागों में विभाजित किया था? टोटल क्रिस्टलीय ठोस और एक्रिस्टलीय ठोस की अपन बात करी थी, और वहां पर मैंने आपको बताया था ये प्रॉपर्टी की बात कर ली थी। क्रिस्टलाइन सॉलिड के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, उनके क्या कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। चाहे अपन ने उनकी व्यवस्था देखो, चाहे दीर्घपरासी देखो, चाहे उनके गलनांक देखो, चाहे उनकी शीतलन वक्र देखो, चाहे उनकी एनाइसोट्रोपी देखो, चाहे उनके एग्जाम्पल देखो, ये चीजें अपन ने बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे जो क्रिस्टलीय ठोस है उनके बारे में। क्रिस्टलीय ठोसों को उनके अंतराण्विक बलों के आधार पर, किसके आधार पर? अंतराण्विक बोले या क्या बोले? अंतरायनिक। आकर्षण बलों की प्रकृति के आधार पर, आकर्षण बलों की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर चार भागों में वर्गीकृत करा गया है। कितने भागों में? चार भागों में विभाजित किया गया है। वो चार भाग कौन कौन से हैं? एक है आणविक ठोस, इनको कहते हैं अपन मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरे हैं आयनिक ठोस, इनको कहेंगे अपन आयोनिक सॉलिड। और थर्ड है धात्विक ठोस, इनको कहेंगे मेटेलिक सॉलिड। और एक है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस या कोवेलेंट। ये अपन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं इनके चार प्रकार हैं। किस आधार पर? आकर्षण बलों की प्रकृति के आधार पर। कुल कितने भागों में वर्गीकृत करा है क्रिस्टलाइन सॉलिड को? कुल चार भागों में वर्गीकृत करा गया है। अब अपन सबसे पहले इसकी बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की। मॉलिक्यूलर सॉलिड कहें चाहे इनको कहेंगे अपन आणविक ठोस, अपन इनको कहते हैं। अब देखो इसमें जो अवयवी कण होंगे, जो अवयवी जो इकाइयां होगी इसकी, वो क्या होगी? एक विविक्त इकाई होगी। कैसी होगी? विविक्त इकाई। यानी ये एक विविक्त, एक पृथक डिस्क्रीट यूनिट के रूप में ये पाए जाएंगे। यानी ये विविक्त इकाइयों से बने होते हैं। कैसे बने? विविक्त इकाइयों से बने होते हैं। विविक्त इकाइयों का मतलब एक ऐसी डिस्क्रीट यूनिट, एक विविक्त इकाई जो एक फिक्स है,
उसके बाद में एक दूसरी इकाई आएगी, फिर आगे जैसे N2 बहुत सारे N2 मिलकर के N2, O2 बहुत सारे O2, बहुत सारे H2, बहुत सारे CCl4, बहुत सारे ऑर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन। ये तो ये क्या होगी, एक तरह से एक इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन एक डिस्क्रीट यूनिट बोल सकते हैं, या फिर मैं क्या कहूं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक विविक्त इकाई बोल सकते हैं। तो ये किससे बने होते हैं, ये विविक्त इकाइयों से बने होते हैं और परस्पर दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते हैं। यानी ये जो इकाइयां, इनके जो अवयवीकरण होंगे, जो विविक्त इकाई, इनके मध्य दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बल उपस्थित होते हैं, उनसे ये क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। और ये अवयवीकरण यहां पर क्या रहते हैं, इनमें क्या रहेंगे अवयवीकरण, अणु भी रह सकते हैं, अणुओं के रूप में भी रह सकते हैं, या फिर क्या कहूं मैं, परमाणुओं के रूप में भी यहां पर अवयवीकरण पाए जा सकते हैं। अब देखो ये आणविक ठोस की बात हुई, इसमें ये जो विविक्त इकाइयों से बने होते हैं, पहली बात तो यही, और ये परस्पर दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बलों से जुड़े रहते हैं, और इनमें अवयवीकरण अणु भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं। अब देखो आणविक ठोसों को फिर से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, मॉलिक्यूलर सॉलिड को। सॉलिड आर 3 टाइप। मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने प्रकार के हैं, 3। इसके 3 रूप हैं। एक है अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, या इसको कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक होते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और एक है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन आपन युक्त। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये है यहां पर, ये इन्हें 3 भागों में अपन फिर से वर्गीकृत कर लेते हैं। अब इनमें अपन सबसे पहले बात करेंगे, किसकी बात करते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस की। किसकी बात करते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या होते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस, देखो इनमें अवयवीकरण क्या हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं। अवयवीकरण क्या हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं। यानी अवयवीकरणों का मतलब यह है जिनसे ये मिलकर के बने होते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस, वो अणु भी हो सकते हैं और वो क्या हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं। जैसे अणु के रूप में अपन बात करें, जैसे N2, जैसे H2, जैसे O2, और जैसे CCl4, और इसी प्रकार जैसे जिनोन, ये आर्गन और ये क्रिप्टोन। ये जैसे ये है, ये सभी के सभी तो क्या है, ये परमाणुीय अध्रुवीय आणविक ठोस। परमाणुीय, इनमें अवयवीकरण क्या हो जाएंगे, परमाणु हो जाएंगे, और इनमें सब में क्या है, अणु है। ये बात समझ में आई आपको सभी को। तो इसमें अवयवीकरण क्या हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं। इनमें अवयवी कणों के मध्य दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अवयवी कणों के मध्य दुर्बल, अवयवी कणों के मध्य दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बल पाए जाते हैं। दुर्बल अंतराण्विक
आकर्षण बल पाए जाते हैं। आणविक आकर्षण बल, या इनको लंदन बल भी कहते हैं या परिक्षेपण बल भी कहते हैं, या इनको क्या कहते हैं अपन, लंदन बल, दुर्बल अंतराणविक आकर्षण बल, या इनको क्या कहते हैं, परिक्षेपण बल भी अपन कह देते हैं। बल उपस्थित होते हैं। इनके अवयवी कणों के मध्य बहुत ही दुर्बल अंतराणविक आकर्षण बल बोले, या फिर इनको क्या बोल देते हैं अपन, लंदन बल भी बोल देते हैं, परिक्षेपण बल बोलते देते हैं, ये पाए जाते हैं। हाँ, ये बहुत ही न्यून तापों पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। देखो ये बल क्या है, बहुत ही दुर्बल, थोड़ा सा ताप देते ये बल क्या हो जाएंगे, ब्रेक, और बल ब्रेक होने पर ये जो अवयवी कण है या अणु है जो भी है वो क्या करने लग जाएंगे, गति करने लग जाएंगे। तो किस में आ जाएंगे, द्रव में, और थोड़ा सा और ताप देते ये किस में चले जाएंगे, गैसीय अवस्था में चले जाएंगे। तो ये बहुत ही न्यून तापों पर, बहुत ही कम तापों पर ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। सामान्य तापों पर ये किस में रहते हैं, ये सामान्य तापों पर कौन सी अवस्था में रहते हैं, सामान्य तापों पर ये गैसीय अवस्था में रहते हैं। कौन सी स्टेट में रहते हैं, ये गैसीय अवस्था में रहते हैं सामान्य टेम्परेचर पर। क्लियर हुई ये बात सभी को। ये सभी के सभी विद्युत के क्या होते हैं, ये सभी के सभी विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक। विद्युत के क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। और ये लगभग क्या होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। अध्रुवीय तो लिखा है, जल में क्या होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। इसके बारे में एक अपने को बात ध्यान रखनी है, जो आयोडीन है, कौन, आयोडीन कैसा है, अध्रुवीय आणविक ठोस है। अध्रुवीय आणविक ठोस होते हुए भी, आणविक ठोस होते हुए भी सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये बात, ये अपने को बस एक आयोडीन का थोड़ा सा यहाँ पे क्या रखना है, अपने को ध्यान रखना है। ये बहुत ही, ये भाई सभी के सभी सामान्य ताप पर कौन सी अवस्था में, गैसीय स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन आयोडीन अध्रुवीय आणविक ठोस होते हुए भी सामान्य ताप पर कौन सी अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये बात किसकी हुई, अध्रुवीय आणविक ठोसों की। बताओ अवयवी कण क्या हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और परमाणु भी हो सकते हैं। कौन से बंध पाए जाते हैं, अब कौन से बल अथवा कौन से बंध होते हैं अवयवी कणों के मध्य, दुर्बल अंतर आणविक आकर्षण बल पाए जाते हैं, जिनको लंदन बल भी कह सकते हैं, या फिर अपन इनको क्या कह सकते हैं, परिक्षेपण बल भी कहते हैं। लंदन बल बोल सकते हो, या फिर इनको क्या बोल सकते हो, परिक्षेपण बल भी, परिक्षेपण जो 11वीं क्लास में पढ़ते हैं अपन, इनके बारे में परिक्षेपण बल भी कहते हैं। बहुत ही कम तापों पर ये ठोस अवस्था में, बहुत ही न्यून ताप पर ये ठोस अवस्था में रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि इनके दुर्बल अंतराणविक आकर्षण बल है, थोड़ा सा ताप देते ही वो टूट जाते हैं द्रव, और द्रव से फिर कौन सी अवस्था में, गैसीय प्रावस्था में या गैसीय स्टेट में ये पहुंच जाते हैं। सामान्य तापों पर ये कौन सी अवस्था में रहते हैं, गैसीय अवस्था में, और ये अति वाष्पशील होते हैं। कैसे होते हैं ये बता दिया, अति वाष्पशील होते हैं, बहुत अधिक क्या होते हैं, ये वाष्पशील होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक, अध्रुवीय, जल में अविलेय, और ये आयोडीन के बारे में बात अपने को ध्यान रखनी है। ये किसके बारे में बात हुई, अध्रुवीय आणविक ठोसों के बारे में। ये चीज क्लियर है सभी को। अब अपन बात करते हैं इसका दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में। तो या तो आप इसका पूरे का एक साथ स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में नोट्स में लिख सकते हो, या फिर वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। अब दूसरा
मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा होगा? अपना दूसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड है ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस, इसको कहते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। अब देखो इनमें अवयवी कण क्या होंगे? अवयवी कण क्या होंगे? ध्रुवीय अणु होंगे। कैसे? ध्रुवीय अणु। कौन होते हैं अवयवी कण? ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु की बात करें जैसे HCl, जैसे SO2, जैसे क्लोरोफॉर्म, ये ध्यान रखना, ये कैसे अणु हैं? सभी ध्रुवीय अणु। तो और ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? ध्रुवीय आणविक ठोसों के एग्जाम्पल भी हैं ये। तो अवयवी कण क्या होते हैं? ध्रुवीय अणु। और अवयवी कणों के मध्य, अवयवी कणों के मध्य द्विध्रुव अंतःक्रिया पाई जाती है। कौन सी अंतःक्रिया? द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण बल पाया जाता है, ये ध्यान रखना भाई। अवयवी कण क्या है? ध्रुवीय अणु है। HCl, SO2 ये अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं। ध्रुवीय अणु का मतलब जैसे HCl की बात करें, HCl इसके ऊपर ऋणावेश आंशिक, इसके ऊपर आंशिक धनावेश। तो बताओ ये दो ध्रुव बन गए क्या? प्लस और माइनस। तो इस कारण इसको क्या कह दिया? ध्रुवीय अणु। तो इनके अवयवी कण क्या हो जाएंगे? ध्रुवीय अणु। यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर माइनस और सल्फर पर प्लस, क्या हो गया? ध्रुवीय अणु। ये भी क्लोरोफॉर्म भी इसी प्रकार कैसा अणु है? ध्रुवीय अणु। तो इनके अवयवी कणों के मध्य द्विध्रुव है, जैसे ये है तो यहाँ पर एक दूसरा HCl आएगा, HCl, ये माइनस और ये प्लस। तो इनके मध्य ये द्विध्रुव है, ये दूसरा द्विध्रुव है क्या? तो द्विध्रुव है। देखो द्विध्रुव है, दो ध्रुव है, प्लस और माइनस। ये एक दूसरा द्विध्रुव है, प्लस और माइनस। तो इनके मध्य कौन सी अंतःक्रिया हुई? द्विध्रुव है। आकर्षण बल पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा है? बंद कौन सा है यहाँ पर? द्विध्रुव है। आकर्षण बल वाला बल यहाँ पर आकर्षण बल में पाया जाता है। हाँ, ये क्या होते हैं? बहुत ही कम तापों पर ही ठोस रहेंगे। सामान्यतः ये कौन सी अवस्था में रहते हैं? गैसीय अवस्था में। बहुत कम तापों पर ठोस होते हैं। कम तापों पर ठोस। सामान्य ताप पर कौन सी अवस्था में होते हैं? सामान्य ताप पर कौन सी अवस्था में होते हैं? गैसीय अवस्था में। और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत के क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक। क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक। लेकिन ध्यान रखना है इनका, ध्रुवीय आणविक ठोसों का, इनका जलीय विलयन, इनका जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। ये बातें अपन ने किसकी करी? ध्रुवीय आणविक ठोसों की। ध्रुवीय आणविक ठोसों के बारे में अपने को इन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये थे कौन से आणविक ठोस? ध्रुवीय आणविक ठोस। अब इसमें कई और भी आते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन है, ये भी ध्रुवीय आणविक ठोसों में आ जाते हैं। कुछ एक हाइड्रोकार्बन इस श्रेणी में आते हैं। वैसे CH4 जो हाइड्रोकार्बन होता है ये किस में आता है? अध्रुवीय आणविक ठोसों के अंतर्गत आता है। ये चीज हुई आपकी। यहाँ पर किसकी बात करिए अपन ने? ध्रुवीय आणविक ठोसों की। तो अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं, बता दिया। अवयवी कणों के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल या अंतःक्रिया पाई जाती है। और ये बहुत ही कम तापों पर ठोस। सामान्य ताप पर कौन सी अवस्था में रहते हैं? गैसीय अवस्था में। ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। लेकिन इनका जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है? सुचालक। इनकी और इनकी तुलना करें, अवयवी कणों के मध्य यहां पर आकर्षण बल ज्यादा होगा या यहां पर? तो इनमें अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल क्या रहता है? अधिक रहता है। किसकी तुलना में? अध्रुवीय की तुलना में। ध्रुवीय जो होते हैं उनके अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल क्या रहता है? कुछ अधिक रहता है। क्लियर हुई ये बात सभी को? चलो अब अपन नेक्स्ट की बात करते हैं। अब अपन बात करेंगे ये इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक। ये चीज मैंने बता दी थी। ये जल में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। ये जल में क्या होते हैं? जल में
विलेय। ये चीज पीछे भी मैं पढ़ा चुका हूं आपको कैसे ध्रुवीय जो होते हैं वो सभी के सभी जल में क्या होते हैं, विलेय ही होते हैं। अब अपन किसकी बात करेंगे, हाइड्रोजन आबंध युक्त आणविक ठोस। तीसरे कौन से हैं, हाइड्रोजन आबंध युक्त आणविक ठोस। आबंध युक्त देखो हाइड्रोजन आबंध किसे कहते हैं, हाइड्रोजन परमाणु दो प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य रहता है। तो जैसे मैं यहां पर लिखूं, जैसे H ये है, जैसे H2O में बात करें, इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश, इसके ऊपर आंशिक धनावेश, इसी प्रकार आंशिक आंशिक ऋणावेश, तो इनके मध्य क्या पाया जाएगा, आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश। इसी प्रकार कोई दूसरा ऑक्सीजन का अणु होगा, आंशिक ऋणावेश और ये आंशिक धनावेश, यहाँ पर क्या पाया जाएगा, और ये आंशिक धनावेश और ये आंशिक ऋणावेश। अब आप देख सकते हो हाइड्रोजन परमाणु देखो दो प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य सेतु का कार्य कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। देख लो हाइड्रोजन परमाणु दो प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य है, इनको जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो एक तरफ तो ये सामान्य सहसंयोजक बंध से जुड़ा है और दूसरी तरफ जिस आकर्षण बल से जुड़ रहा है उस आकर्षण बल को, दूसरी तरफ जिस आकर्षण बल से जुड़ रहा है उसी आकर्षण बल को अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। जैसे अपन बात करें H2O की बात करें, जैसे अपन HF की बात करें, जैसे अपन NH3 की बात करें, इसमें सभी में क्या रहता है, हाइड्रोजन परमाणु दो प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य क्या करता है, सेतु का कार्य करता है और इनको जोड़ने का कार्य करता है। आप देख सकते हो इसमें जल में देख सकते हो, एक तरफ सामान्य बंध से और दूसरी तरफ जिस आकर्षण बल से जुड़ रहा है उस आकर्षण बल को ही, एक तरफ देखो हाइड्रोजन परमाणु एक तरफ सामान्य सहसंयोजक बंध से और दूसरी तरफ जिस बंध से जुड़ रहा है उस बंध को कौन सा कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अपन कौन सी सॉलिड की बात कर रहे हैं, वे ठोस जिनमें हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। जैसे जल या बर्फ की बात करें अपन, बर्फ में ये स्थिति होगी या नहीं होगी, बर्फ में इस प्रकार का हाइड्रोजन आबंध पाया जाएगा अथवा नहीं पाया जाएगा, इनमें बर्फ में यह हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इस कारण ये क्या हो गए, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस के अंतर्गत ये आ जाते हैं। अब देखो ये भी क्या रहते हैं, ये भी वाष्पशील होते हैं, ये क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं और बहुत ही कम तापों पर ठोस अवस्था में रहते हैं। सामान्य ताप पर ये द्रव अवस्था में या फिर वाष्प अवस्था में भी चले जाते हैं। अब इनके भी जो विलयन होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, विद्युत के, शुद्ध अवस्था में ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ये शुद्ध, जैसे शुद्ध अवस्था में जल क्या होता है, विद्युत का सुचालक नहीं होता है, विद्युत का क्या होता है, कुचालक। लेकिन इनमें क्या मिला दे, जब NaCl मिला दे तब ये क्या हो जाएगा, विद्युत का क्या बन जाएगा, सुचालक बन जाता है। तो इनमें कुछ लवण घोलने पर ये विद्युत के क्या बन जाते हैं, सुचालक बन जाते हैं। ये किसके बारे में बात हुई, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस के बारे में। एक बार मैं फिर से आणविक ठोस के बारे में आपको बताना चाहूंगा। इसमें क्या पाए जाएंगे, किससे बने होते हैं, विविक्त इकाइयों से बने होते हैं। कौन सी इकाइयों से, अलग अलग, यानी विविक्त इकाई, एक इकाई, दूसरी H2O इकाई, तीसरी H2O, चौथी। तो एक जो H2O इकाई है वो तो विविक्त हो गई, अकेली है वो तो ये विविक्त इकाइयों से बने होते हैं और इन इकाइयों के मध्य दुर्बल अंतराणविक आकर्षण बल पाए जाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला अध्रुवीय आणविक ठोस, ये बताया अध्रुवीय आणविक ठोसों के बारे में। दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस, इनके बारे में बता दिया। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, इनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। सबके एग्जाम्पल अपने को अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं। अब अपन दूसरे सॉलिड की बात करेंगे। दूसरा सॉलिड कौन सा है, आयनिक ठोस। तो इसको आपको नोट्स वाली कॉपी में लिखना है, सभी को नोट्स प्रिपेयर करने हैं सभी को।
अपना दूसरा सॉलिड कौन सा होगा, आयनिक ठोस। पहला कौन सा था, आणविक ठोस, ये 3 प्रकार का था, कंप्लीट करवा चुका हूं मैं। दूसरा कौन सा था, आयनिक ठोस। इसके बारे में अब अपन बात करेंगे। आयनिक ठोस होते हैं दृढ़, कठोर एवं उच्च गलनांक वाले, उच्च गलनांक वाले होते हैं। देखो इनमें अवयवी कण क्या होते हैं, अणु नहीं होकर इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो अणु नहीं होकर एक उनको दर्शाया जाता है मूलानुपाती सूत्र के रूप में, यानी इनका आणविक सूत्र नहीं दर्शा करके, नहीं होकर इनका क्या दर्शाया जाता है, मूलानुपाती सूत्र, सूत्र द्वारा इन्हें दर्शाया जाता है। इनके जो अवयवी कण वो आणविक रूप में नहीं पाए जा करके उनको अवयवी कणों को किसके रूप में दर्शाया जाता है, मूलानुपाती सूत्र के द्वारा उन्हें दर्शाया जाता है। यानी इनके अवयवी कणों को यहां पर ऐसे लिखूं, अवयवी कण आयनिक रूप में नहीं होकर आणविक रूप में, आणविक रूप में नहीं होते हैं, अतः इन्हें मूलानुपाती सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे मैं बात करूं NaCl की, जैसे मैं बात करूं KCl की, जैसे बात करूं मैं Na2SO4 की, सभी के सभी ये कैसे यौगिक हैं, सभी के सभी ये क्या हैं, आयनिक यौगिक ही हैं। चाहे बात कर लो Al2SO4 का होल थ्राइस की बात कर लो, कैसे हैं ये सभी आयनिक यौगिक ही हैं। अब देखो आप सभी जानते हो आयनिक यौगिक जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। ये सभी जल में क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। हाँ, एक चीज अपन ने छोड़ी वो है इनके ये जो आयनिक यौगिक होते हैं इनमें अवयवी कण ये आयन होते हैं। वैसे देखा जाए तो क्या होते हैं, अवयवी कण आणविक आयनिक मूलानुपाती सूत्र के द्वारा दर्शाए। यहां पर अवयवी ये किससे मिलकर के बने होंगे, ये आयनों से मिलकर बने होते हैं, आयनों से मिलकर बने होते हैं। इनमें कौन सा बंध पाया जाता है, इनमें आयनिक यौगिकों में कौन सा बंध पाया जाएगा, आयनिक बंध पाया जाता है। जो आयनिक यौगिक होते हैं उनमें कौन सा बंध पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है। और यहां पर अवयवी कण अणु के रूप में नहीं दर्शा करके वो क्या होंगे, आयन होंगे। जैसे यहाँ पर NaCl होगा तो यहाँ पर ये किससे Na+ से और किससे मिलकर के बना होगा, Cl- से। KCl की बात करें तो ये K+ और Cl- से बना होगा। और इनका जो होता है यो यौगिक होता है, उस यौगिक को किस रूप में दर्शाया जाता है, मूलानुपाती सूत्र के द्वारा ही इनको दर्शाया जाता है। देखो ये ठोस अवस्था में, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। परंतु इनके जलीय विलयन, इनके जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। देखो ये ठोस अवस्था में क्या रहते हैं, कुचालक। अब बताओ जैसे ठोस NaCl है,
Na+ और Cl- है या नहीं है उसमें? क्या ठोस अवस्था में Na+ और Cl- गति कर पाएंगे? क्या विद्युत धारा का चालन कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे? तो बताओ, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करेंगे? क्या नहीं करेंगे? ठोस अवस्था में क्या होंगे? कुचालक होंगे। जब इनको जल में घोल दें तो Na+ के रूप में और Cl- के रूप में घुल जाएगा? नहीं घुलेगा, क्योंकि आयनिक यौगिक जलीय विलयन में घुलते हैं, ध्रुवीय है जलीय विलयन। तो अब Na+ तो जाएगा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर और Cl- जाएगा धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर। बताओ ये आयन गति कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तो ये आयन गति करेंगे तो विद्युत का चालन होगा या नहीं होगा? अर्थात ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि आयन ठोस अवस्था में गति नहीं कर पाते, परंतु ये विलयन अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि विलयन अवस्था में या जलीय विलयन में इनके आयन आसानी से क्या कर लेते हैं? गति कर लेते हैं। अब जैसे NaOH, इनको वाष्प अवस्था में ले जाएं अपन, वाष्प अवस्था में, तो यहां पर जैसे NaCl की बात कर रहे हैं, NaCl आयनिक यौगिक है, इसको वाष्प अवस्था में अपने को ले जाना है, तो अपने को यहां पर ये मुख्य रूप से यह रासायनिक संगठन रूप से क्या है? यहाँ पे Na+ और Cl-, यहाँ पर ये वाष्प अवस्था में अपने को ये नहीं मिल करके क्या प्राप्त होते हैं? अगर इनको वाष्प की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है? NaOH प्लस HCl अपने को यहाँ पर प्राप्त होता है। यानी जब इसको जलवाष्प की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो अपने को क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर किसमें रूपांतरित हो जाएगा? ये अपने मूल रूप में रूपांतरित नहीं होकर के किसके रूप में चला जाएगा? NaOH और HCl। जैसे NaCl को अगर आप H2 में डालोगे तो क्या बनेगा? NaOH प्लस HCl। यानी ये मूल स्वरूप से क्या हो जाते हैं? रूपांतरित हो जाते हैं। कौन? आयनिक यौगिक। तो ये किसके बारे में बात थी? आयनिक यौगिकों के बारे में। एक बार मैं फिर से बात करता हूं। आयनिक ठोस दृढ़ होते हैं, कठोर, उच्च गलनांक वाले होते हैं। अवयवी कण आणविक इकाइयों के रूप में नहीं होते हैं। जब किस रूप में रहते हैं? यहां पर मैं बताऊं, जो अवयवी कण होते हैं आणविक इकाइयों के रूप में नहीं रह करके क्या बनाते हैं? क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। और इन्हें किसके द्वारा दर्शाया जाता है? मूलानुपाती सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे NaCl की बात करें, KCl की बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, ये सभी जल में विलय होते हैं और आयनों से मिलकर बने होते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? आयनिक बंध पाए जाते हैं। आयनिक यौगिकों में कौन सा बंध? आयनिक बंध पाया जाता है। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, जलीय विलयन विद्युत के सुचालक। जब इनको वाष्प अवस्था में बदलते हैं या वाष्प नमी की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इनका मूल स्वरूप रूपांतरित हो जाता है। जैसे NaCl को गर्म करा तो NaOH और HCl अपने को प्राप्त होता है, अर्थात इनका मूल रूप में प्राप्त अपने को नहीं हो रहे। तो चार बातें इसकी ध्यान रखनी है। पता है आयनिक यौगिक कठोर, दृढ़, उच्च गलनांक वाले होते हैं। 11th क्लास में भी अपन पढ़ करके आ चुके हैं। ये अवयवी कण आणविक रूप में नहीं पाए जाकर के ये किस रूप में पाए जाते हैं? ये क्रिस्टल जालक के या क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं और इसको मूलानुपाती सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। ये इनके एग्जांपल जल में विलय होते हैं, आयनिक बंध पाए जाते हैं और विद्युत ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक और जलीय विलयन में विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक। वाष्प अवस्था में जब इनको नमी की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो मूल स्वरूप से क्या हो जाते हैं? रूपांतरित हो जाते हैं। ये किसकी बात थी? आपके आयनिक ठोसों की। अब अपन बात करेंगे किसकी? धात्विक ठोस की। तीसरे कौन से हैं? धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड। अब देखो यहां पर कौन से बंध कौन से होते हैं? इनमें बंध कौन से पाए जाते हैं? धात्विक बंध पाए जाते हैं। बंध पाए जाते हैं। अवयवी कण क्या होते हैं? अवयवी कण क्या होते हैं? धनायन। क्या होते हैं यहां पर? धनायन। धातु आयन या इनको क्या कहेंगे अपन?
धनायन कहेंगे, या फिर मैं क्या कह दूं इनको, धातु आयन, ये होते हैं। अब देखना धातु ठोस का एग्जांपल अपन देख सकते हैं, जैसे Fe हो सकता है, जैसे कोबाल्ट हो सकता है, जैसे कॉपर हो सकता है। सभी के सभी कैसे ठोस हैं, धात्विक ठोस हैं। जिंक हो सकता है, कैसे ठोस हैं, धात्विक ठोस हैं। अब देखो धात्विक ठोसों में जो धनायन होते हैं, जो धनायनों का कर्नेल होता है, वो इलेक्ट्रॉनों द्वारा घिरा हुआ रहता है। इनमें क्या होता है, धात्विक ठोसों में धनायन का कर्नेल इलेक्ट्रॉनों द्वारा घिरा हुआ रहता है। यानी मैं ऐसे कहूं, धात्विक ठोसों में जो धनायन होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबा हुआ रहता है। किसमें, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, या इलेक्ट्रॉनों द्वारा घिरा हुआ रहता है। क्लियर हुई बात। और ये इलेक्ट्रॉन ठोस अवस्था में धातु की, किसकी, धातु की ठोस अवस्था में गति करने के लिए मुक्त होते हैं। यानी ये ठोस अवस्था में क्या करते हैं, गति करते हैं। जब इन पर विद्युत विभव आरोपित किया जाता है, जब धातु पर विद्युत विभव लगाया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होते हैं तथा विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। यानी जिधर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा वही विद्युत धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा कौन सी होती है, धनावेश की दिशा में, या फिर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिस दिशा में होता है उसके विपरीत दिशा में किसका प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब ठोसों के बारे में आप सभी जानते हो। ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं, तन्य, ये सभी ठोस धातुएं क्या होती है, तन्य होती है, आघातवर्धनीय होती है, विद्युत की क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। ये सभी बातें अपन इनके बारे में बता सकते हैं। भाई ये जो ठोस धात्विक ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, तन्य होते हैं, आघातवर्धनीय होते हैं, और विद्युत के क्या होते हैं, सभी सुचालक होते हैं। ये बातें अपन इनके बारे में आसानी से बता सकते हैं। ये किसकी बात हुई, ये बात हुई किसकी, धात्विक ठोस। धात्विक ठोसों में बंध कौन से होते हैं, धात्विक बंध पाए जाते हैं, जैसे आयनिक ठोसों में आयनिक बंध। और धात्विक ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं, धनायनों का कर्नेल होता है, या जो धनायन होते हैं, धनायन जो इलेक्ट्रॉनों में डूबे हुए रहते हैं, इलेक्ट्रॉनों द्वारा घिरे हुए रहते हैं, ऐसे ही बताना है। धनायन का कर्नेल इलेक्ट्रॉन द्वारा इनमें घिरा रहता है। ये इलेक्ट्रॉन ठोस धातु की ठोस अवस्था में भी गति करने के लिए क्या होते हैं, मुक्त। बताओ धातु की ठोस अवस्था में इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। धातु की ठोस अवस्था में इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए मुक्त होते हैं। और जब धातु को अपन करंट से जोड़ते हैं, विभव लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन किधर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाते हैं, और विद्युत धारा का प्रवाह इनके प्रवाह के क्या होता है, विपरीत होता है। ये बात मैंने बताई। और धातु ठोस क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं, ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं,
उच्च गलनांक वाले होते हैं, आघातवर्धीय होते हैं, और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक। ये किसकी बात कंप्लीट कर चुका मैं, ये एग्जाम्पल इनके धात्विक ठोसों की बात अपनी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन बात करते हैं इनमें ऊष्मा का प्रवाह धात्विक ठोसों में किस द्वारा होता है, संवहन द्वारा होता है। यानी उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है ना, वो क्या जो ठोस पदार्थों में होता है, एक सिरे को गर्म करोगे तो दूसरा अपने आप गर्म हो जाएगा। ऊष्मा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, संवहन द्वारा। किसके द्वारा, संवहन द्वारा। ये बात किसकी हुई, धात्विक ठोसों की बात हुई। अब अपन बात किसकी करते हैं, सहसंयोजक ठोस अथवा नेटवर्क ठोस की बात करते हैं। होते हैं सहसंयोजक, सहसंयोजक ठोस कह सकते हैं, या फिर इनको क्या कह सकते हैं, नेटवर्क ठोस कह सकते हैं। सबसे पहले इनमें अवयवी कण क्या होते हैं, इनमें अवयवी कण होते हैं अधातु परमाणु। ये अपने को ध्यान रखना है, क्या होते हैं, अधातु परमाणु। कौन से बंध कौन से होते हैं, कौन से बंध पाए जाते हैं इनमें, सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं। तो इनके अधातु परमाणु के मध्य कौन से बंध उपस्थित होते हैं, सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं। देखो ये इनके जो अवयवी कण है या अधातु परमाणु है, वो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ करके एक विशाल अणु का निर्माण करते हैं। इसी कारण इनको क्या कह देते हैं, नेटवर्क ठोस। क्या करते हैं, अवयवी कण या ये अधातु परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर एक, सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़कर एक विशाल नेटवर्क का निर्माण कर लेते हैं, और विशाल नेटवर्क का निर्माण करते हैं, विशाल नेटवर्क का निर्माण करते हैं। अतः इन्हें क्या कहते हैं, अतः इन्हें नेटवर्क ठोस भी या नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हीरा, जैसे ग्रेफाइट, हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिकॉन कार्बाइड, और इसी प्रकार कौन हो जाएगा, ये क्वार्ट्ज है। ये सभी के सभी कैसे ठोस हैं, हीरा, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है, या फिर ये जो क्वार्ट्ज है, ये सब के सब कैसे हैं, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस होते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड होता है SiC। ये सभी के सभी किस प्रकार के ठोस होते हैं, ये नेटवर्क ठोस होते हैं। चलो ये मैंने यहाँ पर किसके एग्जाम्पल बताए आपको, नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोसों के एग्जाम्पल बताए हैं। अब देखना, जैसे हीरा क्या होता है, हीरा विद्युत का क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, और यह सर्वाधिक दृढ़ एवं कठोर होता है, कठोर तथा उच्च गलनांक वाला होता है, गलनांक वाला होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। क्योंकि ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, परतीय संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, संरचना। ये विद्युत का सुचालक और कैसा होता है, चिकना फिसलनीय होता है। कैसा होता है, चिकना एवं फिसलनीय होता है। क्योंकि इसकी संरचना कैसी होती है, परतीय संरचना, और वो परतें दुर्बल वान डेर वाल्स बलों द्वारा जुड़ी रहती है। जैसे एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत।
तो वो परतें दुर्बल वान डेर वाल्स बलों द्वारा जुड़ी रहती है। जैसे ही उनको कंप्रेस करोगे, दबाओगे, प्रेशर डालोगे, वो परत एक दूसरे के ऊपर फिसलती जाएगी। अतः ये कैसा होता है? चिकना और फिसलनीय। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण ये विद्युत का क्या करता है? प्रवाह करता है। अतः हीरे में तो कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। अतः विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। इसमें कार्बन परमाणु कैसा होता है? sp3 संकरित अवस्था में होता है। हीरे में कार्बन परमाणु कौन सी संकरित अवस्था में? sp3 में। और इसमें कार्बन परमाणु कौन सी संकरित अवस्था में? sp2 में। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या पाया जाता है? इस कारण ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक। और ये क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण। तो इस प्रकार से ये किसकी बात करी अपन ने? सहसंयोजक ठोस की। तो आज की क्लास में ये जो क्रिस्टलीय ठोस थे, जिनको 4 भागों में अपन ने बांटा है, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक और सहसंयोजक ठोस, इनकी बात मैं पूरी कंप्लीट कर चुका हूं। आपको सभी को अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।